खरगे जी सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। अरे कहाँ कौन हेमंत जी खुद कहे इस बात को कि आप और राहुल जी है वो पागल है। सर, ये सवाल जो है, जो असम के मुख्यमंत्री ने आपके बारे में और राहुल जी के बारे में जो कुछ कहा है, उसी के बारे में आप सवाल उठाए। मैं दो बात कहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष का अनुभव करीब 60 साल का अनुभव है हमारे राजनीति में। खरगे जी सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रतीक है और उनके खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है वो आपत्तिजनक है, मानहानि का एक मिसाल है। और मैं समझता हूं वो बीजेपी के दलित विरोधी मानसिकता है। राहुल जी के बारे में जो कहा है उन्होंने, व्यक्तिगत जो बात कही है, व्यक्तिगत मानहानि जो की है उन्होंने, जो बदनाम किया है, वो भी बहुत आपत्तिजनक है। पर असम के मुख्यमंत्री से हम और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बोली में और करनी में कोई डिग्निटी नहीं है, कोई संयम, अब कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। और मैं समझता हूँ 9 तारीख को असम की जनता उनको सही जवाब देगी और वो जल्दी पूर्व मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठे हुए हमारे राज्यसभा के चीफ व्हिप, मीडिया के हमारे मुखिया जयराम रमेश जी, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी श्री गुलाम मोहम्मद मीर जी, हमारे अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी, सीनियर लीडर प्रदीप भट्टाचार्य जी, एमपी ईशा खान चौधरी जी और ऑल एआईसीसी सेक्रेटरीज, लीडर्स, स्पोक्सपर्सन्स और यहाँ पधारे हुए मेरे दोस्तों और खास करके मीडिया के मेरे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अनेक बार आया हूँ, लेकिन खास करके चुनाव के बारे में कहने के लिए मैं कलकत्ता में कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। एक बार कांग्रेस ऑफिस में जब शायद भट्टाचार्य थे क्या, हाँ, सुमेर मित्रा जी थे और सीनियर लीडर भट्टाचार्य जी थे और भी थे। उस वक्त मैं आया था। फिर बाद में जो पार्लियामेंट के जितने भी चुनाव हो गए वो सिर्फ मैं हमारे गनी खान चौधरी साहब के एरिया में फिरते रहा, तो इसीलिए आपसे कम मुलाकात हुई। लेकिन हम मिल रहे हैं और यहाँ पर मैं चंद बातें आपके सामने करूँगा। और पहला मेरा इंट्रोडक्टरी रिमार्क है कि हम बहुत दिनों के बाद बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को एक नया विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं
हमारा घोषणा पत्र जनता के लिए राहत और बंगाल के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। महिलाओं को 2000 महीना, किसानों को 15,000 सालाना, 10 लाख हेल्थ कवर और यूथ के लिए जॉब्स, हर डिस्ट्रिक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की योजना, ये सारी चीजें तो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और ये मैनिफेस्टो की कॉपी तो आपको मिली होगी या देंगे। तो आप इसमें सारी चीजें डिटेल हमने बताया है, मैं सिर्फ मेन मुद्दे आपको बता रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा मैनिफेस्टो सिर्फ पैसा बांटने की बात नहीं करता, ये इकोनॉमी रीबिल्ड करने की बात करता है, यानी रिलीफ भी, रिफॉर्म भी और फ्यूचर भी। उसी के साथ हम ये कहेंगे कि बंगाल में 15 वर्षों से टीएमसी सरकार है, इसके बावजूद बंगाल में बदलाव नहीं हो सका। यहाँ उद्योग की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, और दूसरी तरफ बीजेपी जब भी बंगाल की बात होती है, बीजेपी के लोग इकोनॉमी की बात नहीं करते, वो सिर्फ पोलराइजेशन की बात करते हैं और उसी के ऊपर उनका राजकारण और राजनीति चलती है। ना जॉब्स पर क्लैरिटी है, ना इंडस्ट्री रिवाइवल प्लान है, ना यूथ रोड मैप है। बीजेपी का थर्ड फॉर्मूला ध्रुवीकरण, द्वेष और डर है, और वो सबको डराकर धमकाकर अब तक काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रख के धमका कर आज कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को उसने अपने तरफ लिया है। किसी को ईडी का डराते हैं, किसी को इनकम टैक्स, किसी को विजिलेंस का, किसी को क्रिमिनल केस का, कुछ ना कुछ लगाकर वो लोगों को डराकर अपने तरफ लेने की कोशिश करते हैं और करके वो अपनी गवर्नमेंट को नॉट ओनली लाना चाहते हैं, लेकिन जो चुन के दूसरे पार्टी से आते हैं उनको भी अपने तरफ खींच लेने का वो काम करते हैं। कांग्रेस ये सॉल्यूशन लेकर आई है। हम सभी सरकार वैकेंसीज को तुरंत भरेंगे। हमारे पास सत्ता आ गई या हम जो अपेक्षा कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे अधीन में होगा वो पूरे वैकेंसीज तुरंत भरेंगे। हर जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। आर्थिक विकास को गति देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। एक समय ऐसा था, कलकत्ता एम्प्लॉयमेंट के लिए देने के लिए मशहूर था, इन्वेस्टमेंट के लिए मशहूर था। लोग इंडस्ट्री अगर लगाना चाहते थे तो पहला कलकत्ते की तरफ देखते थे, लेकिन आज कलकत्ता के युवा महाराष्ट्र में जा रहे हैं, बेंगलोर में आ रहे हैं, पूना में जा रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं, हैदराबाद में जा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना यहाँ पर माहौल खराब हुआ है
और हमारे यंग जनरेशन जो डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, उसके लिए ऐसा कोई प्लान गवर्नमेंट का भी नहीं है। और जो बीजेपी सेंटर में हुकूमत करती है और बड़े बड़े बातें करती है, वो तो यहाँ कुछ नहीं की। सिर्फ लड़ाई लगाना, झगड़ा लगाना, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करना, यही उनका काम बन गया है। इसलिए एक तीसरा विकल्प लेके हमने यहाँ आया है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यम मार्गी, वो उस मध्यम मार्ग को लेकर हम आगे बढ़े। आज वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी समस्या, मैंने जैसा कहा कि बेरोजगारी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वह राज्य छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं। हमारा बंगाल मैनिफेस्टो इस चुनौती का ठोस जवाब देता है। इसके तहत बंगाल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन शुरू किया जाएगा। स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाएगी और स्किल डेवलपमेंट के साथ एआई एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट, इस मैनिफेस्टो में महिलाओं को बेनिफिशियरी नहीं, ड्राइवर का इकोनॉमी माना जाएगा और वो लोग इकोनॉमी को डेवलप करने में अपना हाथ बटाएंगे, मजबूत करेंगे। इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट को हमारा महत्व है। हम महिलाओं को 2000 हर महीना देंगे। महिलाओं को पीजी तक फ्री एजुकेशन देंगे जिससे वो सशक्त हो सके। हम उनकी सेफ्टी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे और हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 लाख तक का पूरी तरह स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा ताकि हर नागरिक को सस्ती और बेहतर हेल्थ केयर मिल सके। फार्मर वेलफेयर, किसानों के लिए 15,000 वार्षिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी और बेहतर प्रोक्यूरमेंट सिस्टम सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि उनकी आय और सुरक्षा दोनों बढ़ सके। लॉ एंड ऑर्डर, हमारा मैनिफेस्टो स्पष्ट करता है कि अपराधी चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को स्वतंत्र बनाया जाएगा और चुनाव निष्पक्ष कराए जाएंगे। बंगाल को पार्टी राज से निकालकर रूल ऑफ लॉ की दिशा में ले जाना होगा। आज बंगाल के सामने 3 रास्ते हैं। एक, आज बंगाल के जो मौजूदा रास्ता, यहाँ पर तो करप्शन का आपको तो मालूम है कि एक मिनिस्टर के घर में मैं सुना 25 करोड़ रुपए 50 अच्छा मिले और वो आगे की स्टोरी आपको सबको मालूम है, मैं ज़्यादा उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। तो ये दर्शाता है कि करप्शन यहाँ बढ़ा है और इसको कंट्रोल में नहीं रखा गया तो ये कलकत्ता या हमारा बंगाल जो बहुत फेमस है कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ के देशभक्ति को लोग हमेशा याद करते हैं। और दूसरा, बीजेपी का रास्ता
ध्रुवीकरण और नफरत का। बीजेपी हमेशा नफरत करती है, एक दूसरे से झगड़ा लगाती है। और मोदी जी कल ही आसाम में बोल रहे थे कि उन्होंने कोट किया, शायद राहुल गांधी जी का याद उनको आया होगा। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं। तो जब राहुल गांधी जी बोलते थे तो उसी को वो कोट करके बोले वहां पर कि मोहब्बत की दुकान नहीं, वो तो नफरत की दुकान खोलते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने कहा, मैंने अपने पेपर्स में पढ़ा। यानी खुद नफरत करते हैं, डिवीजन करते हैं रिलीजन्स में, समाज में। तो वो ऐसे प्रधानमंत्री बीजेपी का जो वो नेतृत्व भी करते हैं और वो ध्रुवीकरण से अपनी सरकार लाना चाहते हैं, तो उसको भी हम टक्कर देने के तैयारी में है। दूसरा, तीसरा, कांग्रेस मॉडल वेलफेयर, जॉब्स और सिस्टम रिफॉर्म्स का अब निर्णय जनता को शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स चाहिए या लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के बीच करना है। और ये जो है हम दूसरे स्टेट में भी करके दिखाएं। जितने भी गारंटीज हमने दी है वो गारंटीज हमने निभाई है। कर्नाटक में हमने दिए, वो निभाए हैं। तेलंगाना में हमने दिया, वो निभाए हैं। हिमाचल में जो दिया है वो भी हमने निभाया है। हर जगह हमने जो कहा कहते हैं वो करते आते हैं। और हमारी गवर्नमेंट आज ही नहीं, पहले के इतिहास में आप खोल के देखिए, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स का हो, चाहे वो राष्ट्रीयकरण का हो, जो 10 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी जी का था, उन्होंने इम्प्लीमेंट करके बताकर गरीबों की भलाई के लिए बैंक नेशनलाइजेशन लेकर जो अमीर लोग थे, जो राजा लोग थे, उनकी जितनी भी हकूक थे उसको लेकर उन्होंने एक देश में सामान्य वर्ग को महत्व देकर जो काम किया, वो हमारा आदर्श सबके सामने है। दूसरा, एक बंगाल को सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, बल्कि देश में अपना परचम लहराना है। क्योंकि बंगाल एक ऐसा देश है जिसकी छवि सिर्फ हमारे देश में नहीं, सारे दुनिया में। इसको हम उसी तरह से अगर बढ़ाना है, आज बंगाल का एक झंडा अगर उठाना है ऊपर, या उसको उसकी एक जो काबिलियत कहिए या उसकी पहचान कहिए, इसको जो कायम रख के हम लोग बंगाल का महत्व रखने के लिए पूरा काम हम करेंगे। इसीलिए हम लड़ रहे हैं और ये मैनिफेस्टो उसी दिशा में एक सीरियस, स्ट्रक्चर्ड और ऑनेस्ट प्रयास हम करने के लिए आपके सामने दिए हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा और भी समय न लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हम काम करने के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए ये कदम उठाया है। हम चाहते हैं कि आपसे माध्यम से जनता इसको देख ले और हमको पूरा मदद करे, यही आशा हम करते हैं। और बाकी का तो हमने जो कुछ मुद्दे रखे हैं इसका प्रचार और प्रसार हमारे पार्टी के लोग करेंगे, और उसके बारे में मैं और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए मैं अपने 4 शब्द को समाप्त करता हूँ। अगर
कुछ पूछना है तो एक दो चार शब्द एक मैं ले सकता हूँ, और जितना मुझे मालूम है आपको मैं बताऊं। लड़ रहे वो हमारे अलायंस है, लेकिन ऐसे असेंबली चुनावों में और कहीं कहीं जहां पर हमको मिलके कभी उसूलों के ऊपर चलना है तो उस वक्त हम देश के हित में सब एक होते हैं। जब स्टेट का मामला आता है और जो मौजूदा सरकार अगर ठीक काम नहीं करती स्टेट में, तो सर यहाँ के लोग उनकी इच्छा जो रहती उनके इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, और वही काम हमारे वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे लीडर्स कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। Please wait for the mic. The lady, the time's now leading. भाई सीट कोई भी बोलता नहीं, ममता जी बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, हम तो सुनिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं वो तो हमने बताया, ये थर्ड फोर्स बोले तो यहाँ की स्टेट में हम जो करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया केरला में तो हम और सीपीएम लड़ते हैं, दूसरे जगह यहाँ पर भी ऐसा होता है, लेकिन हम जब नेशनल इंटरेस्ट आता है और जो बीजेपी वाले आज देश तोड़ने की बात करते हैं, देश को डिवाइड करने की बात करते हैं, तब उस वक्त देश के सभी लीडर्स एक ही, हमारे टीएमसी एक ही नहीं है, देश में जितने भी पार्टियां हैं अपोजिशन में, हम सब एक होकर लड़ते हैं। खड़गे जी, एक सवाल है इधर। कल ही पश्चिम बंगाल एसआईआर का डेटा रिलीज किया गया, 90 लाख लोगों के नाम जो है कटे हैं। आपको लगता है कि जेन्युइन वोटर का जो वोटिंग राइट है उसे उससे डिप्राइव किया गया है, या फिर वाकई एसआईआर का जो उद्देश्य था बांग्लादेशी या फिर इनलीगल इन्फिल्ट्रेटर को आइडेंटिफाई करना वो मुमकिन हुआ है? अभी हमारे इन्होंने बताया जयराम रमेश जी ने कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो निर्णय हुआ है या अभी पेंडिंग है, पेंडिंग है, आएगा उसके तहत हम लोग ये। लेकिन आपको ये मालूम है ये किसने करवाया, क्यों करवाया? इसलिए करवाया कि किसी हालत में अधिकार में रहना, पावर में रहना, इसीलिए उनका काम है। और जेन्युइन वोटर्स को वो निकाल दे रहे, यहीं पर नहीं हर जगह। मैं तमिलनाडु गया था, केरला गया था, लेकिन केरला के लोग थोड़ा टक्कर लेके बहुत कम वोट वहां पर रिड्यूस हो गए, तो दूसरे जगह हो रहे। तो एक काम ही बीजेपी का ये है कि वोट काटो, हुकूमत करने के लिए जो चाहिए वो करते हैं। खड़गे जी, खड़गे खड़गे जी, खड़गे जी, मेरा सवाल ये है कि आसाम बीजेपी ने आपके अगेंस्ट में कंप्लेन इशू किया है ईसीआई को, कहा है कि कहीं ना कहीं आपके पोल कैंपेनिंग से हिंदू सेंटिमेंट और बिलीफ को हर्ट की गई है। आपका जवाब क्या होगा इस पर? आसाम बीजेपी ने आपके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल की है इलेक्शन कमीशन को, कहा है कि कहीं ना कहीं आपके बयान से हिंदू सेंटिमेंट हर्ट किए गए हैं, उनकी बिलीफ को भी हर्ट की गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? ठीक है, वक्त आया तो मैं जवाब दूंगा, जो कुछ आएगा उसके लिए तैयार है। वो तो सबको FIR फाइल कर रहे हैं, हमारे प्रेस
के जो मुखिया है उनको भी उनके ऊपर रेड करवाया गया आसाम के लोगों ने, उनकी पुलिस भेज के FIR करवाया। लेकिन ऐसा डरा के हमको अगर झुकाना चाहते हैं, हम झुकने वाले नहीं। खड़गे जी, दिस इज मोहम्मद शहाबुद्दीन फ्रॉम द स्प्रिंग न्यूज लाइव। मेरा सवाल है कि आपका मैनिफेस्टो काफी अच्छा है, लेकिन इस मैनिफेस्टो को घर घर तक पहुंचाना कितना बड़ा चैलेंज है और कैसे आपकी टीम जो है उसको घर घर तक पहुंचाएगी? देखो, हर पार्टी का चुनाव में मैनिफेस्टो होता है। जब मैनिफेस्टो होता है तो मैनिफेस्टो देखकर जो जनता की राय बनती है वो बनती है। तो अपेक्षा करना या कहना या लिखना ये कोई जुर्म नहीं ना। हम तो कोशिश करेंगे, कोशिश में अगर हमको बहुत बड़ा अच्छा फल मिला, ये सारी चीजें आएंगी। खड़गे जी, मनोज पांडे न्यूज 24 से हम वोट पूछ रहे हैं। सर खड़गे इधर, सर इधर, इस साइड सर, कह रहे थे कि इस बार जिस तरह से देखे कि एक तरफ SIR का मुद्दा है, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर बना रहे हैं मुस्लिमों को लेके वहां पे मालदा मुर्शिदाबाद में, तो लगातार आप लोग देखे करीबन 60 से ज्यादा जो उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट को दिए हैं और हमेशा से देखे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ मुस्लिमों की तरफ झुकाव रहती है। इस बार कैसे देखते हैं? 2026 का चुनाव है, एक साथ में ममता बनर्जी के साथ में आप इंडिया गठबंधन में रहते हैं और बंगाल में दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे इस बार है और कैसे देखते हैं मुस्लिम संगठनों को लेकर? नहीं, ऑलरेडी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इन सारी चीजों का जवाब दिया है। वही सवाल आप दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। हाँ, चलिए, ठीक, थैंक यू। Next, please. Sir, Okay, we have time only for 1 or 2 queries more. So, अरे इसका पूछे, ये इधर लेफ्ट साइड राइट जितना मेरा मुझे मालूमात है, जितना मेरा ज्ञान है, वो उससे बोलूंगा, लेकिन एक पूछे। Definitely, sir. So just one question regarding Assam. This seems to be a very personal fight between Himanta Biswa Sarma and the Congress leadership. How far is the Congress going to give a fight back to BJP in Assam? can we restrict the queries to manifesto of West Bengal, please? But of course, sir, if he wants to answer this, he can. But this is about the manifesto launch of West Bengal. So, Okay. please. So, Kharge sir. sir, this side, sir. Kharge sir. Sir, this side, this side. Sir, left side, You sir. have the Congress has vehemently opposed the process. The Congress has opposed the process of SIR long back. But do you think that the Congress will reap any benefits electorally due to the SIR in West Bengal? देखो, SIR में तो बीजेपी का तो पात्र है ही है, उसके साथ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वाले इन्वॉल्व हो गए। वो लोग दोनों मिलके वोटर्स को खत्म कर रहे हैं। हम तो लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, बाहर भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, लोगों को भी कर रहे हैं, इनके अवेकनिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सबको जागृत होना और एक सबक सिखाना, ये जनता का काम है। हम आपके साथ